बिला वजह एक ऐसी इलेक्शन को जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से सारा प्रोसेस हुआ और हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का हक है, वो लड़ते, हमें कोई इशू नहीं था। और लड़ते तो ज़ाती तौर पर तो मेरा ख्याल था कि इलेक्शन लड़ते तो हमें ज़्यादा खुशी होती कि आसिफ भुट्टो जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट लेके जो जीत जाती, उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे, और उसको कोई इतना उसका ना असर रसूख है ना उसको वोट पड़े, शायद 5-6 हज़ार वोट ही वो लेता, बहुत ज़्यादा अगर ले लेता तो हमारे शायद 1.5-2 लाख वोट होते। अब ये मुनासिब बात नहीं है, उनको जो नतीजा आया है उसको तस्लीम करना चाहिए। बिला वजह एक सियासी अमल को मुतनाज़ा बनाकर वो अपने सियासी साख को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, अपने सियासी किरदार को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो पहली मरतबा कौमी असम्बली की रुकन बनी हैं और NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात भी है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहिबजादी उसी असम्बली में जाएंगी। जहाँ आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की इस कामयाबी को बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ये मुनासिब समझा के रखें ताकि फिर इस मुल्क के लोग फैसला करें कि जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक वो झूठ बोल रहे हैं। अब ये इस किस्म की सीट जिस पर पीपल्स पार्टी हमेशा कंफर्टेबली जीतती रही है, उस पर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी खड़ी होगी तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि इनकी लीड इस मरतबा शायद 1.5-2 लाख की होगी और सामने कोई मुकाबला भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि जो कैंडिडेट वहाँ सामने आए थे, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए, उनकी तादाद 11 थी। 11 उम्मीदवारों में शेर मोहम्मद रिंद साहब भी शामिल थे, जो 2024 में भी सेकंड पोजीशन पे आए थे PTI के कैंडिडेट बनके, 2018 में भी सेकंड आए थे GDA के कैंडिडेट बनकर। उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए इसलिए कि बलूचिस्तान में किसी केस में वो एब्सकॉन्डर थे। अच्छा, ये तरीक़ेकार होता है आम तौर पे, जब रिटर्निंग अफसर आपके पेपर किसी कैंडिडेट के रिजेक्ट करता है तो उसके पास ये मौका होता है कि वो अपील में जाए। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, अपील में जाता है और उसके बाद कई लोगों के पेपर बहाल हो जाते हैं, कई के नहीं होते हैं। शेर मोहम्मद रिंद साहब जो हैं उन्होंने अपने पेपर रिजेक्ट होने के ख़िलाफ़ अपील ही नहीं की सिरे से। जो असल कैंडिडेट था PTI का, जिसने 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसने GDA के कैंडिडेट के तौर पर 2018 में हिस्सा लिया और तकरीबन 50,000 के करीब वोट लिए, उस उम्मीदवार ने अपने कागजात मुस्तरद होने के बाद अपील ही नहीं की। फिर उसके बाद उनके एक बेटे हैं शायद बहावल रिंद साहब, उनके कागजात मुस्तरद हुए, उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो डिक्लेयर नहीं की थी, तो कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उनके कागज़ भी मुस्तरद हो गए और उन्होंने जो है शायद उन्होंने भी अपील नहीं की। नहीं, अपील की थी उन्होंने, किसकी? बहावल ने अपील की थी लेकिन वो वापस ले ली। हाँ, उन्होंने अपील की लेकिन अपील को उन्होंने परसू नहीं किया और अपील वो उनकी वापस हो गई। उसके बाद अली अकबर जमाली साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, कवरिंग कैंडिडेट थे, उनके पेपर रिजेक्ट हुए। उसके बाद एक अब्दुल रसूल बिरोई साहब थे, उन्होंने बाद में विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिंद साहब हैं, जो अभी ये कल से कह रहे हैं कि मुझे अगवा कर लिया था, उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए इसलिए कि वो डिफ़ॉल्टर थे हेस्को के, 4,10,000 रुपये का बिल था उनके ऊपर और उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो गए। उसके बाद इन्होंने भी अपील की अपनी, जो कानून के मुताबिक उनका राइट था, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनके पेपर, उनकी अपील सुनने के बाद बहाल कर दिए, पेपर स्टोर किए और उनको ये मौका दिया कि आप अगले दिन 28 को ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट का, और उनको कहा कि 29 तारीख को जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें आप जाकर अपना बिल जो है वो अदा करें। और RO को ये डायरेक्शन इशू की कि ये अगर बिल अदा करके आ जाते हैं तो आप इनके पेपर जो है एक्सेप्ट कर लें। तो एक्सेप्ट हाई कोर्ट ने कर दिया, तो इनको कहा था बिल आप जमा करा दें, इनको मौका दे दिया। अच्छा, इस दौरान में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे मकामी लीडर्स हैं, जिसमें चूँकि हमारे होम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक भी उसी ज़िले से है, तो इन्होंने मुख्तलिफ़ जमातों से, मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों से राब्ते किए जो करती हैं सियासी जमातें, ताकि अपने कैंडिडेट के हक़ में वो विड्रॉ कर जाएँ, उनकी सपोर्ट करें। इनकी मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में वो राज़ी हो गए कि हम पीपल्स पार्टी के हक़ में विड्रॉ कर जाएंगे। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो एलिगेशन ये है हम पर कि उस कैंडिडेट को हमने कहीं गायब कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस कैंडिडेट को गायब करने से हमें कोई फ़ायदा होना था कि नहीं होना था। पहली बात कि कैंडिडेट को नहीं पेश होना था आरओ के पास, उस बिल ने पेश होना था जो बिल अदा नहीं किया था उसने। बिल कोई शख्स भी अदा कर सकता है, बिल अदा करके आरओ के पास जमा हो जाता कि जी बिल पे हो गया, उसके पेपर बाल हो जा रहे थे, कोई और इशू ही नहीं था, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इसने जाके कोई हलफनामा देना है, कुछ चीज़ करनी है। दूसरी बात यह है कि जब एक कैंडिडेट इस बात पर तैयार है कि मैं विड्रॉ कर जाऊंगा, तो उस कैंडिडेट को हमने गायब करके क्या हासिल कर लेना है। ऐसी कहीं कोई मजबूरी थी। अगर ये एलिगेशन जो लगा भी रहे हैं कि हमने गायब किया था, तो शायद हम उसको जब हाई कोर्ट वो जा रहा था उस वक्त गायब कर देते, ताकि हाई कोर्ट में उसकी अपील ही ना होती। उस पर तो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये इस स्टेज पे आकर कहना कि जी मुझे गायब कर दिया था और मैं बिल जमा कराने जा रहा था, बल्कि मैंने वो क्लिप देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो शायद नवाब शाह में की उन्होंने, उसमें वो एक साहब कह रहे हैं कि हम बिल जमा कराने गए थे लेकिन बैंक में अकाउंट ही नहीं था। मुझे ये बताइए, आप भी माशाल्लाह, सब भी हम बिल पे अदा करते हैं, बिजली हो, गैस हो, फ़ोन हो या किसी भी यूटिलिटी का बिल हो, उसको अदा करने के लिए कौन सी मुश्किल है? कोई एक ब्रांच थोड़ी होती है। मेरा तो ख्याल है हर ब्रांच में बिल अदा हो सकता है, और तो और छोड़ दें ऑनलाइन अदा हो सकता है, और छोड़ दें किसी एसको के दफ्तर में जमा हो सकता है। कहीं भी किसी भी तरह से लातादाद ज़राए होते हैं जिसके ज़रिए आप बिल अपना अदा कर सकते हैं। अब वजह जो मुझे समझ आती है, या हमारा अपना जो अंदाज़ा है कि ये बात तो तय थी कि जो शख्स खड़ा होना चाह रहा था उसे पता था कि अगर मैंने इलेक्शन लड़ा भी तो बहुत बुरी शिकस्त उसको होनी है। अब जब बुरी शिकस्त ही होनी है तो भाई 4,10,000 का बिल क्यों अदा करूँ मैं, और ये भी मेरा ज़ाहिर होना है। तो बजाय इसके कि वो अपनी शिकस्त को या हमारी कामयाबी को खुले दिल से तस्लीम करते, वो पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसफा बीबी की फतह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि इससे उन्हें तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जो एक सियासी किरदार होता है इंसान का, किसी जमात का, वो अपने उस किरदार को ख़राब कर रहे हैं। या तो कोई ऐसी नशिस्त होती जिस पे मुकाबला सख्त होना होता, तो फिर शायद ये इल्ज़ाम जो हम पे लगा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर होता कि हमें हार का डर था, हमें परेशानी थी किसी उम्मीदवार से, हमने उसको गायब कर दिया और ये चीज़ें हो गई। जब इलेक्शन हम जीत रहे हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो हमें इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ एक अहम ज़हन में रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कामयाब हुई सूबा सिंध से, हमने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, तो जब पूरे मुल्क में दीगर जमातों ने एहतजाज किया, तो यहाँ भी जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन थे उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया कि हमारे साथ भी दांधी हुई है। दूसरे मुल्क में, मुल्क के दीगर इलाकों में एतराज़ ये था कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं और हम उसमें जीते हुए हैं, और फॉर्म 47 चेंज करके हमारे मुखालिफ को जितवा दिया गया है। सूबा सिंध में हम ये कहते रहे कि भाई JUI का कोई उम्मीदवार, GTA का कोई उम्मीदवार या कोई और उम्मीदवार जो हार गया है, कहीं से फॉर्म 45 ला के दिखा दे कि जी मैं फॉर्म 45 में जीता हूँ और पीपल्स पार्टी हारी हुई है। कोई एक आदमी सामने नहीं आया। अच्छा, अगर ये इल्ज़ाम ठीक थे तो भाई 2 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे ना सूबा सिंध में, नवाब शाह में कौमी असम्बली का हो रहा था, दादू में सूबाई असम्बली का हो रहा था। आप लड़ते इलेक्शन, आप साबित करते हो उस इलेक्शन के अंदर कि आपके साथ धांधली हुई थी और पीपल्स पार्टी ज़बरदस्ती जीत गई थी। 2 हलकों में इस तरह की कोई मैनिपुलेशन करना कोई आसान काम नहीं था, वो लड़ सकते थे। लेकिन चूंकि उन्हें पता था कि शिकस्त उनका मुकद्दर बनेगी, उन्होंने पहले से कह दिया कि हम बाइकआउट करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं इलेक्शन। तो GTA और बाकी जमातें तो पहले से भाग गई। इस हलके में भी जो असल कैंडिडेट उनका था, जब उसके पेपर रिजेक्ट हुए उसने अपील फाइल नहीं की। उनके इंटरेस्ट का आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें करके उन्होंने एक जो है वो मुतनाज़ा बनाने की बिलावजह कोशिश की है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये शख्स जो कह रहा है कि मैं PTI का था,
इसके नॉमिनेशन पेपर पे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है इसने, जबकि दो और लोग जिसमें ये शेर मोहम्मद वरेन साहब और उनका जो बेटा है उन्होंने तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। तो तहरीक इंसाफ का नाम लिखने पे तो कोई पाबंदी नहीं थी। तो तहरीक इंसाफ के जो दो उम्मीदवार थे ये पीटीआई लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये जो दूसरे हैं इन्होंने भी तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। शेर मोहम्मद वरेन ने भी और बावल वरेन ने भी, दोनों ने तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। तो अगर ये दो लिख सकते थे तहरीक इंसाफ का नाम, तो ये तीसरा क्यों नहीं लिख सकता था? तहरीक इंसाफ के पेपर रिजेक्ट हुए तो उन्होंने अपील ही नहीं की। ये तीसरा इंडिपेंडेंट आदमी जिसके पेपर रिजेक्ट हुए, जिसकी अपील होने के बाद बहाल हो गए, अब उसको पीटीआई कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार था। तो ये बिला वजह एक ऐसी इलेक्शन को जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से सारा प्रोसेस हुआ और हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का हक है, वो लड़ते, हमें कोई इशू नहीं था। और लड़ते तो ज़ाती तौर पर तो मेरा ख्याल था कि इलेक्शन लड़ते तो हमें ज़्यादा खुशी होती कि आसिफ भुट्टो जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट लेके जो है जीत जाती, उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे, और उसको कोई इतना उसका ना असर रसूख है ना उसको वोट पर, शायद 5-6 हज़ार वोट ही वो लेता, बहुत ज़्यादा अगर ले लेता तो हमारे शायद 1.5-2 लाख वोट होते। अब ये मुनासिब बात नहीं है, उनको जो नतीजा आया है उसको तस्लीम करना चाहिए। बिला वजह एक सियासी अमल को मुतनाज़ा बनाकर वो अपने सियासी साख को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, अपने सियासी किरदार को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं।